हाय एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक अच्छे बी स्कूल से एमबीए परस्यू करने के बारे में सोच रहे होंगे, बट उसके लिए कैट और अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स को एक अच्छे परसेंटाइल के साथ में क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट वो कहते हैं ना, कुछ चीजें होती हैं जो काले साए की तरह हमेशा हमारा पीछा करती है और हमारी किस्मत के दरवाजे पर दस्तक देकर बोलती है सरप्राइज। उन्हीं में से एक है मैथमेटिक्स, जो कई नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे को सदमे में ला देती है और उनके बी स्कूल के सपने को चकनाचूर कर देती है। अब एक नई ब्रांडिंग के साथ में, एकदम टिप टॉप पैकेजिंग के साथ में, ये जो सब्जेक्ट है वो कैट और अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में उतरता है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो दैट इज क्यूए। नाउ how is it different from the normal impression we have of mathematics? And does it ring a bell that this section can be aced even if math is not your cup of tea? So अब एक जनरल आइडिया तो आप सभी को लग गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। यस, हम उन सारे प्रोसीजर्स और उन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आपने ऑनेस्टली और कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो पक्की बात है कि आप इस सेक्शन में एक बहुत अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज है, हमें यह समझना पड़ेगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किस चिड़िया का नाम है। बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्यूए जो है, इट इज ऑल द मैथ दैट यू हैव स्टडीड टिल योर 10th स्टैंडर्ड। अब जैसे कि टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, टाइप ऑफ नंबर्स, बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, देन ऐसे भी टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। तो ये सारे के सारे जो हैं ये टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड होते हैं क्यूए के सिलेबस में। इसमें हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स नहीं होते, जैसे कि कैलकुलस, वेक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, मैट्रिसेस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया। तो ये बहुत खतरनाक से टॉपिक्स होते थे, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेक्शन एक केक वॉक हो गया। देखिए, यूजुअली क्या होता था जब हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में थे तो क्या करते थे हम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती थी जैसे आर डी शर्मा हो गया, तो वहां से कुछ प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते थे, उसको हम लोग रट के चले जाते थे, मग अप करके चले जाते थे और क्या करते थे, एग्जाम में जाके हूबहू वॉमिट कर देते। लेकिन कैट में क्या होता है, कैट में प्रॉब्लम्स जो है वो ट्रिकी होते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम को अगर देखते हैं तो आपको दिखेगा उसमें बहुत सारे डाइवर्स कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे। सो इसीलिए अगर आपको क्यूए को एस करना है तो दो चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज है, आपको यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद द कॉन्सेप्ट्स, एंड द सेकंड थिंग इज यू हैव टू हैव रिगरस प्रैक्टिस। अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, विच इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इज टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। भाई, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है, कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसको हम 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अरिथमेटिक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री, उसके बाद आता है आपका अलजेब्रा, देन नंबर सिस्टम, एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज मॉडर्न मैथ। सो अब ये जितने भी 5 मॉड्यूल्स हैं हमने देखे, ये सारे मॉड्यूल्स के अंदर में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। तो ये जितनी भी बाइफर्केशन है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उस वीडियो में हम सिलेबस को समझेंगे अच्छे से और हम उन टॉपिक्स को देखेंगे कि जिन टॉपिक्स को आपको ज्यादा तवज्जो देनी है। सो उसको समझने के लिए वी विल हैव अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट, उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी बेसिक्स। देखिए, अगर आप मैथ के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आपको बेसिक से चालू करना चाहिए, बेसिक कंटेंट से चालू करना चाहिए। जैसे कि आपको 8, 9, 10 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को उठा लीजिए, आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, ये बुक्स होती हैं, इसमें आपको फाउंडेशन जो चैप्टर्स होते हैं उन सबको आप अच्छे से करिए। देखिए, कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि परसेंटेज हो गया, देन यू हैव एवरेजेस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर्स होते हैं और इनका एप्लीकेशन आपको थ्रू आउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिलेगा। इसीलिए ये सब जो टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से पहले कर लीजिए। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक्स हैं जैसे परसेंटेजेस हो गया, एवरेजेस हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, मैंने आपको क्या बताया, ये टूल्स है और ये टूल्स का आपको बहुत ही एक्सटेंसिवली इनका एप्लीकेशन आपको किस में दिखेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन में दिखेगा। सो डेटा इंटरप्रिटेशन एक अलग सेक्शन होता है, उसमें आपको इसी टाइप के प्रॉब्लम्स दिखेंगे कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, क्या रेशियो था, क्या एवरेज था। तो इन सब की एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है डीआई को सॉल्व करने के लिए भी। बिफोर वी डेल्व इनटू एक्चुअल कैट लेवल प्रॉब्लम्स,
मैं हमेशा ये मानता हूं कि आपको बेसिक कंटेंट को पहले आप फिनिश कर लीजिए एंड देन आप ग्रेजुअली धीरे 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 आप ट्रांजिशन लीजिए। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी यू शुड स्टार्ट विद द मॉड्यूल यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विथ। सी एक बार अगर आपने पहले बेसिक कंटेंट कर लिया, थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर लिया, तो अब आपको एक्चुअल कैट में मूव करना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। सो यू शुड ऑलवेज पिक अप द मॉड्यूल जिसके साथ में आप अलाइन करते हैं, सबसे ज्यादा आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है। आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड बुक्स को उठाना है। अगर आपने किसी कैट प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के साथ में एनरोल किया है तो आपको उसका मटेरियल लेना है और आपने उन टॉपिक्स को चालू करना है। अरिथमेटिक से अगर आपने चालू करा है तो अरिथमेटिक को ही आप कंप्लीटली चलते चलेंगे। सो एक सीक्वेंस होना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी भी एक टॉपिक एक से स्टार्ट किया, आपने क्या करना है, पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जानना है, लेक्चर नोट्स को रिवाइज करना है, देन आपको असाइनमेंट्स में मूव करना है। असाइनमेंट जो होगी उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आपको उन सारे प्रॉब्लम्स के डाउट्स को भी क्लेरिफाई कराना पड़ेगा, क्योंकि भाई डाउट्स जो आएंगे प्रॉब्लम्स आप करेंगे तो डाउट्स आते हैं, तो उसको भी एक क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। जब आपको एक अच्छे सा आइडिया हो जाए कि भाई क्या क्या डाइवर्स प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या डिफरेंट मॉडल्स के आ सकते हैं, क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, ट्विस्ट हो सकते हैं, वो अगर आप फेमिलियर हो गए उसके साथ में, तब जाकर आप दूसरे टॉपिक वाई पे मूव करेंगे। इससे मोमेंटम भी बना रहेगा और जो लर्निंग कर्व है उसमें भी आप अपने वो ट्रांजिशन को देख सकते हैं कि कैसे चलता जा रहा है, आपकी जो ग्रोथ का प्रोग्रेस है वो कैसे चल रहा है, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जो अगला स्टेप है वो मेरा फेवरेट स्टेप है, एंड दैट इज टेकिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट। अब देखिए, टेस्ट जो होते हैं दे आर डिजाइंड टू हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। वो आपके अंडरस्टैंडिंग या लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जो टॉपिक बेस्ड टेस्ट हो गया, जब आप अपीयर करेंगे तो उससे काफी हद तक आपको यह पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है, जो आपको ऐसा महसूस हो रहा है, वो सही है कि नहीं। देखिए, टेस्ट जो होते हैं वो मिरर की तरह काम करते हैं, वो आपको ट्रू पिक्चर दिखाते हैं। सिमिलरली अगर आपने टॉपिक्स कर लिए सारे, तो अब आपको नेक्स्ट फिर मॉड्यूल देना पड़ेगा। तो अगर मान लो अरिथमेटिक के लेट से सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, आपने टेस्ट भी दे लिया, अब उसके बाद में आपको मॉड्यूल टेस्ट देना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द शॉर्टकट्स एंड द फॉर्मूले। देखिए, कई बार आप देखेंगे मैथ में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती हैं, और उनमें से भी कुछ अप्रोचेस होंगे जो कि बहुत आसान होंगी, बहुत शॉर्ट होंगी, बहुत टाइम सेव कर रही होंगी। सो मेक अ नोट ऑफ देम। पर एक बात बहुत जरूरी है कि अगर आपको किसी भी शॉर्टकट की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना होता है तो आपको लंबे रास्ते पे चलना ही होता है। सो द आइडिया इज कि अगर मान लो एग्जाम में आप एक शॉर्टकट को या कोई स्पेशल केस को भूल गए, तो आपको वो कन्वेंशनल तरीका या कॉन्सेप्चुअल तरीका, जो लंबा तरीका है, उससे भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो हमें प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, राइट। सिमिलरली अगर मैं पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की जर्नी को देखूं, तो आप भंडार फॉर्मूले को एनकाउंटर करेंगे। सो आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू मेक एक स्पेशल कॉपी रखिए, अपनी एक स्पेशल नोटबुक रखिए जिसमें आप सारे शॉर्टकट्स, स्पेशल केसेस, जो भी फॉर्मूले आपको अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से मिलते हैं, आप उन सबको नोट डाउन करते जाइए। अब एक चीज और यहां पर कि भाई सिर्फ फॉर्मूले याद करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए। फॉर्मूला पता है, कब लग रहा है, तो आप उसको इजीली फिर रेप्लिकेट कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब मैं आपको एक ऐसी पावरफुल फोर्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही अंडररेटेड है, बट ट्रस्ट मी इट वर्क्स वंडर्स, एंड विच इज रेपिटेशन। पढ़ाई के मामले में अगर मैं बात करूं तो हम उसे रिवीजन बोलते हैं। देखिए, ये बहुत ही कुदरती चीज है, ये बहुत ही नेचुरल चीज है कि हम भूलते हैं, हमारी टेंडेंसी भूलने की होती है। जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर मॉड्यूल, मान लो आपने अरिथमेटिक अभी आप कर रहे हैं, तो आपने अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस बना हुआ है, एक मोमेंटम बना हुआ है, अच्छे से सवाल बन रहे हैं, जल्दी भी बन रहे हैं। लेकिन जैसे आपका ट्रांजिशन अरिथमेटिक से ज्योमेट्री की तरफ हुआ, तो क्या होगा, अब आप ज्योमेट्री पढ़ना चालू करेंगे, उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा, तो क्या हुआ, जो अरिथमेटिक में आपने पढ़ा था वो आप धीरे धीरे भूलना चालू कर देंगे। अगर आप नहीं भी भूलते तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स अगर आप दोबारा एक बार को उठाएं तो आपसे नहीं बनेंगे। इट इज वेरी नेचुरल, ये सारे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होती है, आप अनोखे नहीं है। तो इसका तरीका क्या है, यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग। कैसे रिवाइज करना है, जैसे आप ज्योमेट्री में मूव कर गए तो आपने क्या करना है, जो भी आपके अरिथमेटिक के आपके लेक्चर नोट्स होंगे उनको कीप ऑन रिवाइजिंग देम। जो भी आपने शॉर्टकट्स बनाए होंगे, जो भी फॉर्मूले आपने देखे होंगे, कीप ऑन रिवाइजिंग देम। जो भी आपने असाइनमेंट्स की थी, तो असाइनमेंट्स में आई एम प्रीटी श्योर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको कुछ ना कुछ डाउट्स आए होंगे, कुछ कुछ सवाल ऐसे रहे होंगे जो कि आपको बड़े अच्छे लगे होंगे। आप वापस उनको ट्राई करिए, वापस से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यही रिवीजन है,
और रिवीजन जो है आपको तब तक करते रहना है। कब तक करेंगे हम लोग? जब तक हम गलत ना करें। देखो, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि जब तक हम सही नहीं करते, या प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि जब तक हम सही नहीं करते तब तक हमें करना है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि हमें तब तक करना चाहिए जब तक हम गलत ना करें। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड। से जब भी हम प्रॉब्लम्स करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो पक्की बात है हमारे डाउट्स आते हैं। हमें वो स्टेप समझ नहीं आता कि भाई हम सॉल्व करते करते एक स्टेप पे पहुंचे, अगला क्या अप्रोच होनी चाहिए, या अगला मुझे क्या क्या स्टेप लगाना चाहिए कि उससे प्रॉब्लम निकल जाए। तो ये जो आइडेंटिफाई करना कि नेक्स्ट क्या है, ये हम नहीं कर पाते कई बार। तो और उसके चक्कर में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो डाउट्स का मतलब ही ये होता है कि कई बार हमें सोल्यूशन समझ नहीं आता, कई बार हमें प्रॉब्लम समझ नहीं आती, कई बार हम अटक जाते हैं चीजों में। तो यही डाउट्स होते हैं, और ये डाउट्स को क्लैरिफाई कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनको डाउट्स को क्लैरिफाई नहीं कराते तो क्या होगा, ये पाइल बनता जाएगा। जैसे जैसे पाइल बनता जाएगा तो इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग बुरी है हमारी टॉपिक की, और अगर अंडरस्टैंडिंग बुरी है तो सीधी सी बात है, नेक्स्ट स्टेप वुड बी आप इंटरेस्ट ही लूज कर देंगे। सो इसीलिए, क्योंकि हमारे को तो भाई कैट फोड़ना है, हमें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अच्छा परसेंटाइल क्रैक करना है, तो आपको अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कराना ही पड़ेगा। अब उसके लिए आप अपने टीचर्स की जान खाइए, आपके फ्रेंड्स होंगे, कई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि ये मैथ में बहुत अच्छे हैं, आपके कुछ भैया दीदी ये सब होंगे जो कि अच्छे मैथ में, उन लोग को पकड़िए। द आइडिया इज आपको डाउट्स को क्लैरिफाई कराना ही पड़ेगा। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, डाउट्स आना बहुत अच्छी चीज है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन। क्यों पॉजिटिव साइन है? क्योंकि इससे पता चलता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। जो कोशिश करेगा उसी के सामने तो दिक्कतें आएंगी ना, जो कोशिश ही नहीं करेगा उसके सामने तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इसको बहुत पॉजिटिव मैनर में लीजिए और उसको सॉल्व कराइए, तब जाके आपको समझ आएगा कि भैया हाँ, अब कैसे बढ़ना है। जो 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 मिसिंग लिंक था वो आपको पता चल जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट इज दैट यू कैन अटेन अ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन दिस सब्जेक्ट। मैं मानता हूं कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें आपको रोज कुछ ना कुछ आप शॉर्टकट्स पढ़ेंगे, आप फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, आपको कई स्पेशल केसेस मिलते जाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, इसमें बहुत कुछ पढ़ना भी है। लेकिन ये सबसे लॉयल सब्जेक्ट है, ये सबसे रिलायबल सब्जेक्ट मैं इसे मानता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप इतिहास को देख लें, आप पुराने पेपर्स को देख लीजिए, टेस्ट को अगर आप देख लेंगे, तो आपको पता चलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि वही टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, वही मॉडल्स आते हैं, बस कहानियां चेंज होती हैं, फिगर्स चेंज होती हैं, बट जो आत्मा है सवालों की वो सेम ही रहती है। सो इसीलिए मैं इसे बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन मानता हूं, और यह भी मानता हूं कि अगर आपको एक कैट में अच्छा परसेंटाइल लाना है तो इस सेक्शन को एस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी महापुरुष ने कहा था, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। सो अब अगर मान लो आपको नंबर्स से या मैथ से लगाव है, मोहब्बत है, या हो सकता है कि आपको उसको देखकर मौत आती है, वट एवर माइट बी द केस, एक चीज मैं आपको पक्का गारंटी से बोल सकता हूं कि जिंदगी में कभी भी मैथ आपको चैन से बैठने नहीं देगा, सुकून से बैठने नहीं देगा। सो वट एवर माइट बी द केस, डू द होमवर्क, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, टेक इट एज अ चैलेंज। जो भी हमने स्टेप्स बात करी, जो भी हमने प्रोसीजर्स की बात करी, अगर आपने उसको शिद्दत से किया, पूरी ईमानदारी से उसको फॉलो किया, तो आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि अभी आप जैसे स्कैर्ड भी होते हैं मैथ से, तो आप एक ऐसे पर्सन में इवॉल्व हो जाएंगे जो स्कैर्ड तो होगा ही नहीं, बट इनफैक्ट वो वेल पॉइज्ड होगा टू गेट एक्सेप्शनली ब्रिलियंट मार्क्स इन this subject. So pull up your socks and start practicing. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।